गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर, जलवायु। और आज हम लोग ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर मतलब सिलेबस के दृष्टि से लास्ट चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, पॉपुलेशन। यही ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर को आप लोगों ने 7वीं क्लास में पढ़े हैं, 6ठी क्लास में पढ़े हैं। उस समय 6ठी क्लास में आपने वैश्विक दृष्टिकोण से पढ़ा था, 7वीं क्लास में आप लोगों ने भी इसको पढ़ा था। और आज हम लोग फिर से एक बार 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान और मैप वर्क के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जो मेन एस्पेक्ट्स है, मेन बिंदु है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। उसके बाद में भारत में जैव विविधता वाला देश क्यों कहा जाता है भारत को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्यों कहा जाता है, वनस्पति के विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन कारकों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इकोलॉजी किसे कहते हैं या इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, ये प्रमुख चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे वनस्पति के प्रमुख प्रकार या वनों के प्रमुख प्रकार, और लास्ट हम लोग देखेंगे वन्य प्राणी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। वेरी सिंपल, तीन एस्पेक्ट है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, मतलब मानव उसे नहीं लगाता है, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से ही उगते हैं और अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से वो दूर होते हैं, यानी कि मानव बहुत अधिक मात्रा में वहां जाकर उसको काटते नहीं है। तो ऐसे वनस्पति को जनरली हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो या उसको अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए एक दो और डेफिनेशन है। देशज वनस्पति किसे कहते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, मतलब भारत में ही उसका निर्माण हुआ है या भारत में उसका पैदा हुआ है मूल रूप से, उसे हम लोग देशज वनस्पति कहते हैं। और जो पौधे या वनस्पतियों को हमने बाहर से लाए हैं, अन्य देशों से लाए, उसे विदेशज पौधे कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत को जैव विविधता वाला देश क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर कि भारत को एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्यों कहा जाता है। वेरी सिंपल, इसके जो पॉइंट है एकदम सिंपल पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो विश्व में जो कुल जैव विविधता वाले देश है, मुख्य 12 देश, उसमें से भारत का भी एक स्थान है, इसीलिए भारत एक जैव विविधता वाला देश है। नंबर दूसरा, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है, और इसीलिए भारत को एक जैव विविधता वाला देश कहा जाता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की में पाए जाते हैं। ताजे मतलब मीठे पानी में, और समुद्री पानी मतलब खारे पानी में मछलियां पाई जाती है। वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला कारक नंबर 1 है धरातल। धरातल में हम दो भाग देखेंगे, एक भूभाग और दूसरा मृदा, भूमि। भूमि का वनस्पति पर आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे जमीन से ही उगते हैं। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ व असमतल भूभाग पर जंगल व घास स्थल है, जिनमें वन्य प्राणियों का भी आश्रय स्थल मिलता है। भूमि कैसे प्रभावित करती है आप लोग जानते हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसी मृदा होगी वैसे वनस्पति होती है।
मरुस्थल की बलुई में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन और पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहां शंकुधारी। मतलब मृदा के अनुसार किस प्रकार के वनस्पति में असमान वितरण पाया जाता है। बलुई मृदा मरुस्थल में वहां कटीली झाड़ियां है, डेल्टा प्रदेशों में पर्णपाती वन और पर्वतीय ढलानों पे जहाँ पर परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भूमि और मृदा ये धरातलीय जो कारक है ये वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जलवायु। जलवायु के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर तापमान और वर्षा, ये कैसे प्रभावित करते हैं आप लोग जानते हैं। वेरी सिंपल, किसी भी वनस्पति के विकास के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर होती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट और वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण व शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। तो वेरी सिंपल कि तापमान और ये है आर्द्रता या नमी जो है इस पर आधारित। हिमालय के ढलानों पे आप लोग देखोगे ऊंचाई के अनुसार अलग अलग तापमान होता है और उसी के अनुसार वनस्पति का निर्माण भी होता है, जिसे हम लोग देखेंगे पर्वतीय वनों में। सूर्य का प्रकाश ये है वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हमारे देश में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तापमान ज़्यादा होता है, शीत ऋतु में कम होता है तो उस अनुसार वनस्पति का विकास होता है। तो प्रकाश का अधिक समय ग्रीष्म ऋतु में मिलता है, इसके कारण गर्मी में वनस्पति ज़्यादा बढ़ती है। वर्षण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। सघन मतलब घने, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये तो तीसरी चौथी में आप लोग पढ़े हैं वनस्पति के कारक। इसके कारण आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलान पर या पूर्वी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है, ये हम लोगों ने मानसून में देखा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब अरब सागर से नमी युक्त होकर आते हैं और जब ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारों पर या पश्चिमी क्षेत्र को टकराते हैं तब वहाँ पर वे भारी मात्रा में बारिश देते हैं। इसीलिए पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। और जब ये पवन पश्चिमी घाट को पार करके पूर्वीय ढलान पर जाते हैं तो पूर्वीय ढलानों पर वो थोड़े शुष्क होते हैं और इसीलिए वहाँ पर अत्यल्प वर्षा होती है या कम वर्षा होती है और इसीलिए वहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है और पश्चिमी ढलानों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। वनों का महत्व। वन नवीकरण संसाधन है। आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे लगा के हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं वन। वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन बहुत सारे उद्योगों का आधार है। आप लोग जानते हैं कई सारे उद्योगों को कच्चा माल जो है वनों से प्राप्त होता है। वन कई सारे समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। कई बहुत सारे लोग वनों से उत्पाद इकट्ठा करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कई सारे समुदाय को जीविका प्रदान करते हैं। वन मनोरम और प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो वन आप लोग जानते हैं कि पेड़ों को जब टकराते थे उसकी गति कम हो जाती है और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिसके कारण तापमान को कम करने का काम भी ये पेड़ करते हैं और साथ में वर्षा लाने में भी ये सहायक होते हैं। वनों से मृदा को जीवाश्म मिलता है। तो पेड़ पौधों से जो भी पत्तियां गिरती है वो मृदा में मिल जाती है, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जिसके कारण मृदा उपजाऊ होती है। वन्य प्राणियों के आवास स्थल तो है, तो वन वन्य प्राणियों को आवास प्रदान करते हैं या निवास स्थल प्रदान करते हैं। वनों से प्राकृतिक दवाइयाँ व अन्य चीज़ों की प्राप्ति भी होती है। आप लोग जानते हैं कई सारी दवाइयाँ, फल फूल, कंदमूल, ठीक है, गोंद, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति में आए बदलाव के कारण वन क्षेत्र कम होने के क्या कारण हैं, आप लोग जानते ही। तो वनों की जो भूमि है कृषि के लिए उसमें अधिक मांग हो रही है, इसलिए वनों की भूमि कम हो रही है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं।
भारी मात्रा में वनों को काटकर वहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे, इसके कारण भी। शहरीकरण की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, कई सारे वनों को काटकर वहां पर नगर बस रहे, शहर बसाए जा रहे। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के लिए उसी वन भूमि का उपयोग किया जाता है। खनन कार्य अंडर मतलब वहाँ पर अगर कोई मतलब खनिज है तो उसके लिए भी वन काटे जाते हैं और वनों की अंधाधुंध कटाई, इसके कारण भारत के प्राकृतिक वनस्पति में भारी मात्रा में बदलाव आए या भारत के वन क्षेत्र कम हुए हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और भारत के कुछ आंकड़ों पर हम नज़र डालते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने प्राकृतिक नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, भारत में जितने वन हैं वो प्राकृतिक वन है ही नहीं। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, अगम्य मतलब जहां हम लोग जा नहीं सकते, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, मतलब इन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति है जो बिना मानव की हस्तक्षेप से उगे हुए हैं और आज भी थोड़ी बहुत मात्रा में वहां पर शाबुत है। शेष भारत में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक व संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। तो इस प्रकार से ये भारत के वनस्पति में बदलाव आया है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव भी इसी पारिस्थितिक तंत्र, वेरी सिंपल वे पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी क्या है? वेरी सिंपल, वह क्षेत्र जहां पर समस्त जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं, वह अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे हमारा एक नवोदय जो कैंपस है, ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसमें कई सारे मनुष्य मानव जीवन रहता है, प्राणी जीवन रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु ये रहते हैं और ये सभी लोग इसी पर्यावरण में मतलब इसी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं, वह अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दैट इज द इकोलॉजी या पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, ये आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं और एक दूसरे से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दैट इज कॉल्ड पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन मानव अपने क्रियाकलापों से पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। आप लोग जानते हैं, अपनी लालची आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पतियों को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है और इसके कारण कई सारी समस्याएं आई है, आप लोग जानते हैं। मानव वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियां विलुप्त हुई है और कुछ विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ये बहुत बड़ा भाग, ऐसे कई सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर क्या बनता है? जीवोम, बायोम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिए। अब देखेंगे वनस्पति के प्रकार। प्यारे बच्चों, भारत में प्रमुख 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है या वनों के प्रकार पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक्चुअली देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 वन, नंबर 2 घासस्थल, नंबर 3 कटीली झाड़ियाँ। वन मतलब वही है विस्तृत भूभाग और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे हम लोग वन कहते हैं। घासस्थल विस्तृत भूभाग पर जो घासी घास पाया जाता है उसे घासस्थल, वह कांटेदार छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है उसे हम लोग कटीली झाड़ियाँ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में अब देखेंगे वन या प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो भारत के वनस्पति को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये उष्णकटिबंध में सदाबहार वन या इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ जो मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। पर्वतीय वन और लास्ट है मैंग्रोव वन या उसको ज्वार और भाटा वन कहा जाता है। इनकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, ये भारत में इसका वितरण है। तो ये जो आप हरा कलर देख रहे, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या उष्णकटिबंधीय
वर्षा वन। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं विस्तृत भूभाग में, ये लगभग लाइट ग्रीन कलर में, ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिनके पत्तियां गिरती है, आगे हम लोग विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद में जो ऊपर आप लोग देख रहे, एक मिनट में थोड़ा मैप में नीचे लेता हूँ। हाँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है पर्वतीय वन। ये आपका हिमालय पे ये पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्वतीय वन। ठीक है, ये पर्वतों में पाया जाता है, जिसमें आप लोग शंकुधारी वन भी कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में आप लोग देखिए, ठीक है, उसके बाद में जो है क्या कहते हैं आपका, ये मरुस्थलीय वन, या जिसे आप लोग कहते हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जो राजस्थान तथा ये प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और लास्ट है जो आपका, ये देखिए, ये गंगा का डेल्टा प्रदेश, ये आपका महानदी का डेल्टा प्रदेश, और ये कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा प्रदेश जो है, वहाँ पर ये भारी यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है। तो सबसे पहले हम लोग विशेषता देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी वनस्पति की विशेषता बताते हैं तो सबसे पहले उसका स्थान बताना होता है, मतलब वो कहाँ पर विकसित होते हैं। फिर उसकी जलवायु बताना होता है, यानी कि तापमान कितना होता है या वर्षा कितनी होती है। फिर तीसरा जो है उसका वितरण बताना होता है। वितरण मतलब वो कौन कौन से प्रदेशों में, राज्यों में, देशों में पाया जाता है। हम यहाँ भारत का देख रहे हैं इसलिए राज्यों में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर वैश्विक वितरण या उसकी कुछ खास विशेषता है वो, और लास्ट में उसमें उसके बाद में बताना होता है उसकी मुख्य वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, और लास्ट में बताना होता है वहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणी, पशु पक्षी। ये सारी चीज़ें किसी भी वनस्पति के विशेषताओं में आने चाहिए, उसी दृष्टि से ये पॉइंट है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और वर्षा वन की विशेषता है। यह वन अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले, उष्णकटिबंधीय मतलब तापमान अधिक होगा ही, यह वन अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले प्रदेश में पाए जाते हैं जहां लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होता है। वहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष 60 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, मतलब इन वनों के वृक्ष काफी ऊंचे होते हैं। अब ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और ये वन काफी घने होते हैं। इनमें लताएं बहुत सारी होती है और इसीलिए सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं जाती है, और इसलिए सूर्य की किरणें वृक्षों के ऊपर की दिशा में मिलती है और इसीलिए वो तापमान लेने के लिए ऊपर ऊपर जाते हैं। और इस प्रकार से इन पेड़ों में एक प्रकार के ऊपर बढ़ने की ये प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, तो इसके कारण ये ऊंचे होते हैं। ये वन काफी घने होते हैं। इन वनों में वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर कोई एक प्रकार की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ कई सारे वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती है, कई सारी झाड़ियां और लताएं। ठीक है, और इसके कारण ये घने होते हैं और सूर्य की किरण नीचे तक नहीं जाते हैं। वृक्ष की ऊंचाई के कारण इसके स्तर भी पाए जाते हैं, मतलब नीचे आपको झाड़ियाँ दिखाई देगी, उसके ऊपर थोड़े अलग पेड़ दिखेंगे, उसके ऊपर थोड़े अलग, और लास्ट में बड़े एकदम। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वृक्षों के स्तर दिखाई देते हैं। आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे। भारत में यह वन पश्चिमी घाट के पश्चिम में, अभी जिसका मैंने जिक्र किया था, जहाँ अधिक वर्षा होती है, यानी कि कोंकणी तट और मालाबार तट हम कह सकते हैं। असम के ऊपरी भागों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व तमिलनाडु के तट पर ये एवरग्रीन या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए यह वन वर्ष भर हरे भरे होते हैं। इसलिए इसे सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, इसलिए ये वन वर्ष भर हरे भरे होते हैं और इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष है आबनूस या एबोनी,
महोगनी, रोजवुड, रबड़ व सिंकोना, ये इन वनों के व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष है। इन वनों में हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। एक सींगे वाला गेंडा असम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं इन वनों में। चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए नीचे ये झाड़ियाँ, पेड़ कितने सारे और एवरग्रीन। और ये अभी मैंने बताया था कि वृक्षों के अलग अलग स्तर, ठीक है। ये यहाँ एक स्तर है, यहाँ एक स्तर है, यहाँ एक स्तर है, यहाँ एक स्तर है और यहाँ एक स्तर है, अलग अलग मीटर पर ऊंचाई पर। वितान का अर्थ होता है घेरा, मतलब जो उसका चारों तरफ से जो उसका पूरा आकार होता है उसको कहते हैं वितान, ठीक है। उसकी जो शाखाएं कितनी फैली हुई है और उसका पूरा जो गोल अगर आप लोग लेते हो तो दैट इज द वितान। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषताएं देखिए। यह वन भारत में विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए, भारत में सबसे ज्यादा ये वन पाए जाते हैं। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर, देखिए प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या वर्षा वन 200 सेंटीमीटर से अधिक, और ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। ये बहुत बार पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए इन वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी सारी पत्तियां ये गिरा देते हैं, इसलिए इसे पर्णपाती, पर्ण मतलब पान, पात मतलब पतन होना, गिर जाना, ठीक है। तो ये पेड़ जो है क्यों पत्तियां गिराते हैं शुष्क ऋतु में? क्योंकि शुष्क ऋतु में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है और ऐसे समय में अगर वो पत्तियां नहीं गिराते हैं तो अधिक गर्मी के कारण पत्तियां सूख जाई और इन पत्तियों से ही जो है ऊर्जा जो है, जो पोषक तत्व पेड़ों को मिलता है। और इसीलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, बाष्पीकरण की क्रिया को कम करने के लिए ये सारी पत्तियां गिरा देते और फिर पेड़ अपने जड़ों के माध्यम से पौष्टिक तत्व लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये पत्तियां क्यों गिराते हैं? क्योंकि शुष्क ऋतु में होने वाली बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से होने वाले जल के हानि को रोकने के लिए ये सारी पत्तियां गिरा देते हैं शुष्क ऋतु में। शुष्क मतलब जब बारिश नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र या नम पर्णपाती वन। सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्र या नम पर्णपाती वन। इन दोनों में विशेषताएं में अंतर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये दोनों पर्णपाती वन है, लेकिन दोनों में एक जगह शुष्क पाए जाते हैं शुष्क प्रदेशों में, और दूसरे जो है आर्द्र, जहां नमी है थोड़ी, वहां पाए जाते हैं। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर, एकदम सिंपल देखिए प्यारे बच्चों, 200 से ऊपर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और 70 से 200 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आर्द्र व नम पर्णपाती वन जहां 100 से 200, तो डेफिनेटली अंदाज लगाइए शुष्क यानी कि 100 से नीचे रहेगा, वेरी सिंपल। तो आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वीय राज्यों, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र, गिरिपाद म्हणजे पायथा, झारखंड जिसको हम लोग शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम लोग गिरिपाद क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, माफ कीजिए पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर, नॉट पश्चिम, पश्चिमी ढालों पर तो एवरग्रीन पाए जाते हैं, तो पूर्वी ढालों पर ये जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है ये वन पाए जाते हैं, आर्द्र या नम पर्णपाती वन। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति, ये आपको बहुत बार मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। उष्णकटिबंधीय नम या आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता है सागौन। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, कुसुम यानी पलश, ठीक है, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्द्र या नम पर्णपाती वन। यह वन जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं।
यह वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में भाग पाए जाते हैं। इन वनों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम जैसे वृक्ष प्रमुख है। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के लिए साफ कर दिया गया है और कुछ भाग पशुचारण के लिए उपयोग किया गया है। इसके कारण यहाँ पर वन क्षेत्रों में कमी आई है। इन जंगलों में प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी प्रमुख जानवर है। इसके अलावा कई सारे पक्षी, छिपकली, सांप व कछुए भी पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अगले भाग में। ये हमने देखा है, तो इनके जो पेड़ देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके किताब की डायग्राम है। ये देखिए कैसे ये सारे अपनी पत्तियां गिरे हुए हैं शुष्क ऋतु में। इन्हें हम लोग, ये सागौन के पेड़ है प्यारे बच्चों। तो जो आगे वाला नहीं, जो पीछे वाले जो है सीधे सीधे, वो सागौन के पेड़ है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आज रुकते हैं। सेकंड जो भाग है हम लोग कल देखेंगे। इसके प्रमुख प्रश्न है, आप लोग लिख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे। और सेकंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आगे के जो 3 प्रकार है, नंबर 1 पर जो है कटीली वन तथा झाड़ियाँ, दूसरा जो है पर्वतीय वन, और तीसरा जो है आपका मैंग्रोव वन, ये 3 देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत में प्राणी जीवन का, वन्य प्राणियों का जो वितरण कैसे है, कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं, और फिर उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।